चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस लेकर के आपके सामने जो है आए हैं। मैं ये सोच रहा था कि टॉपिक वाइज जो भी आपके पास जो है मैं बना रहा हूँ वीडियो, उससे तो आप पढ़ ही रहे हैं। मैं सोच रहा था कि सभी चैप्टर को मिला करके एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाए। इससे जो है जो लोग कोर्स कर चुके हैं, जो तैयारी अपना एकदम अंतिम पर पहुंचा चुके हैं, उनको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और सभी चैप्टर पर उनका पूरा कमांड रहेगा। तो उसी के क्रम में हमने जो है 3 क्वेश्चन लिया है। तो देखिए जरा क्या पूछा है। पहला अलजेब्रा से है, a² + b² = 163 है। ab का मान 27 है, तो a - b और a + b का मान पूछा है। सबको पता है कि a - b और a + b का जब हम लोग मान निकालते हैं तो a² + b² - 2ab की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पर a² + b² + 2ab की आवश्यकता पड़ेगा और उसके बाद इनका जब वर्गमूल आप करेंगे तो वो मान आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। भाई माइनस वाला मान ऊपर है, प्लस वाला मान नीचे। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया हूँ। अब चलिए भाई, तो आप क्या देख रहे हैं, a² + b² का मान तो 163 है। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। नीचे 163 है और 54 को जोड़ दीजिए। आंसर फटाफट आप निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन आपको करना है। तो भाई माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। 13 में से 4 निकालेंगे 9 हो जाएगा, 15 में से 5 निकालेंगे 10 हो जाएगा। बचा कितना आपके पास, 4 और 3 मिलके यहाँ 7 हो गया और 16 और 5 मिलके यहाँ पर 21 हो गया। कितनी बार में ये कट रहा है, किस नंबर से कट रहा है? 12 से। 12 9 नहीं कटा, क्योंकि 7 3 10 हो जाएगा। तो यही आप आंसर बना दीजिए। अगर नहीं कोई किसी नंबर से कट रहा है तो आप इसी को आंसर बना दीजिए। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 109 जो है प्राइम संख्या है। 109 किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब ये है कि जब ऊपर प्राइम संख्या आ गया, इसका 2 गुना है नहीं, तो फिर कटेगा नहीं। इधर आइए, नीचे उसके नीचे क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब प्रैक्टिस कराया है बच्चों को। और देखिए क्या दिया है, क्रय मूल्य मालूम है 285 और अंकित मूल्य 1140 उल्लेखित है। विक्रेता का अंकित मूल्य पर 70% का छूट देकर इसे बेचता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। हमने बच्चों को क्या बताया था कि ऐसे कंडीशन में हमको सीपी और एमपी का रेशियो पता चल जाता है। और सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा कि यहाँ पर जो कितना छूट दिया हुआ है, तो 100 में से 70 घटा दीजिए, 30 हो गया। और नीचे जो वैल्यू है वो आपके पास 100 और प्लस होता है, कितने का लाभ होता है। तो लाभ हमको मालूम नहीं है, हमने ऐसे बना लिया और प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। तो आप कहेंगे सीपी की वैल्यू कितना है, तो सीपी की वैल्यू तो 285 है और एसपी की वैल्यू कितना है, एसपी की वैल्यू 1140 है। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये जो है 285 इसको कैंसिल कर रहा है कितनी बार में, 4 बार में। 4 बचे 20, 4 बटे 32, 2 34 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो जैसे इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। इससे पता क्या चला, 1 की वैल्यू 30 है। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 120। अब हम कह सकते हैं कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा, 120 की। अब बताइए 100 + L की वैल्यू अगर 120 है तो L का मान कितना होगा, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20%। बहुत तरीके से इसको बताया जाता है, लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार पूछता रहता है। इसमें तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछ दिया, नहीं तो अंकित मूल्य से क्वेश्चन ज्यादा आता है कि अंकित मूल्य बताइए या तो सीपी बताइए। तो मैंने इस क्रम में इसको इसलिए बता दिया कि आपको याद रहे, जिससे कि इस पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। नीचे देखिए 81 और जेड का तीसरा समानुपाती 9 है, तो जेड का धनात्मक मान बताइए। हर किसी को पता है कि तीसरा समानुपाती का क्या मतलब होता है।
भाई 81 का जो अनुपात जेड के साथ है वही अनुपात जेड का 9 के साथ आएगा। और जब ऐसे आप लिख लेते हैं तो बीच वाले दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये होता है जेड स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गया 81 गुणे 9, मतलब वर्गमूल आपसे पूछा गया है। तो भाई 81 का वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो कितना आ जाएगा 87। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 27, सॉरी 87 नहीं 27। आइए हम लोग सभी कंपटीशन में आने वाले सवालों के, इंपॉर्टेंट सवालों के कलेक्शन और उनके थ्रू आप सबका प्रैक्टिस कराने के क्रम में हमने 3 और क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिख रखा है। जरा देखिए, एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 84% अधिक अंकित करता है और उन पर 50% की छूट देता है। इस पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। ए है सीपी और ए है एमपी। अगर जो है सीपी आपने 100 बनाया तो सीपी पर 84% अधिक मूल्य अंकित करेगा तो 184 हो गया। अब कह रहा है अंकित मूल्य पे 50% छूट देता है, तो जब अंकित मूल्य पे 50% छूट देगा तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो इसका आधा छूट दे देगा। जब आधा छूट दे देगा तो 2 9 18 और 2 दूना 4, मतलब 92 में वो बेच दिया होगा। ये आधा छूट दे दिया, आधा जो बचा था 92 में बेच दिया। अब क्या हुआ, ये एसपी है, सीपी 100 है, एसपी 92 है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 8 का लॉस हुआ है। और 100 रुपए पर जितना लॉस होगा वही लॉस प्रतिशत है, या 100 रुपए पर जितना लाभ होगा वही आपका लाभ प्रतिशत है। तो आपसे पूछा गया है कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो आपने देखा हानि है तो लॉस प्रतिशत आपके पास आ गया और लॉस प्रतिशत की वैल्यू हो गया 8%। चलिए हम लोग नीचे वाले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2700 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या बताइए। जब किसी भी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उनके सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणे 180 होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू 2700 डिग्री के बराबर, तो कैंसिल आउट करो। देखो यहां से 0 से 0 कट गया, पहले 9 से काट दो तो 9 दूना 18, 9 3 27, अब 2 से काट दो तो कितना आ गया 15। तो आप कहेंगे कि n-2 बराबर 15, तो n का मान कितना आ जाएगा 17। n का मान कितना आ जाएगा 17। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके नीचे आइए, हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 और 8x² + 4x + c बराबर 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। बहुत आसान है, जब दोनों मूल उभयनिष्ठ होते हैं तो उनके गुणांकों का रेशियो समान होता है। पहले द्विघात समीकरण में x² का गुणांक, दूसरे का द्विघात समीकरण में x² के गुणांक का रेशियो बराबर होगा। पहले समीकरण के x और दूसरे समीकरण के x के गुणांकों के रेशियो के, फिर बराबर होगा कांस्टेंट टर्मों के रेशियो के। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो बराबर करने के क्रम में भाई x² का गुणांक है 4, तो आप 4 लिख दीजिए। इनका अनुपात निकाल दीजिए किसके साथ, 8 के साथ। x का गुणांक है b लिख दीजिए। इसका गुणांक कितना है 4 लिख दीजिए। कांस्टेंट टर्म पहले में 3 है और इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है c है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए कितनी बार में कट रहा है। मैं ऐसे काट दिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो b की वैल्यू कितना आ गया 2। b की वैल्यू कितना आ गया 2। उसके बाद इसको और इसको लेके सॉल्व कर दिया तो यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर हो गया 3/c के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। पहले मैंने इन दोनों को लेके सॉल्व किया तो b निकल गया, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व किया
तो सी निकल गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, यही हमारे आपके प्रति जो है फीस है। बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान नहीं मिलता है। आप लाइक करने में कंजूसी करेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास जो है 3 और क्वेश्चन है। 87 का विभाज्यता नियम हम लेकर के आए हैं। हम बताना चाहते थे कि 87 जो है 87 से कौन कौन कटेगा। तो पहला काम करो, 87 का फैक्टर करो। ये 3 गुणे 29 होता है। तो ये देख लो चारों ऑप्शन में 3 से कौन कट रहा है, तो सबका सम 3 से विभाजित करके देखो। तो 8 7 15 5 20, 3 23 नहीं कटेगा। 7 6 13 ये भी नहीं कटेगा। 8 3 24 और 8 4 12, ये दोनों कट गया। अब 29 से भाग देना है, किसी एक ऑप्शन को सही करना है। तो मान लो आपने पहले ही ऑप्शन को भाग दे दिया, ये कट जाएगा तो यही आंसर है, नहीं कटेगा तो दूसरा आंसर है। तो 2 बार में भाग दे दीजिए। तो कितना आ गया यहाँ, 7 में से 5 जाएगा 2, 0 आ गया। 7 9 63, 7 2 14 6 20, कितना बचा, 7 बच गया और यहाँ 1 बच गया। लास्ट में 4, 6 9 54, 5 बचा, 6 गुना 12 5 70। तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन ही 29 से कट गया। इसका मतलब यही जो है आपका आंसर होगा। मेरे सिखाने का बस इतना मतलब था, कैसे इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉर्ट आउट करते हो, जो कि हमने बता दिया। इस प्रकार से आप सोचते हैं। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 20% बढ़ी हो तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मेट लिया जाता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका जरा 1/5 निकालिए तो 5 9 45, 3 बचेगा, 5 7 35। इसके बाद जो है 3 0 लगा दीजिए। ये पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये दूसरे साल का हो गया। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज कहो चाहे जनसंख्या में वृद्धि कहो। दूसरे साल का वृद्धि देख लो, फिर से 1/5 निकालो तो सेम आ गया यहाँ पर। लेकिन दूसरे साल में पहले साल का भी 1/5 लगता है, यहाँ भी 1/5 लगेगा। 5 से भाग दे दो तो 5 1 9 5, 5 9 45, बचेगा कितना, 5 चौके 20, 2 0। तो हमको ये पता चल गया कि कुल जनसंख्या बढ़ा कितना। तो 97 दुगुना कितना होता है, 2 7 14, 2 9 18, 1 19, 000। इसमें जो है 194 ऐड कर दीजिए 00 के साथ, तो पता चल जाएगा जनसंख्या में वृद्धि कितना होगा। तो 9 4 13, 9 1 10, 10 और 1 11 और 1 1 2। तो आपको पता चल गया कि जनसंख्या 2,13,400 की वृद्धि किया। तो अगर जनसंख्या 2 लाख बढ़ जाएगा तो इसमें जोड़ दीजिए भाई। पहले जनसंख्या 4,85,000 थी, पहले जनसंख्या जो है 4,85,000 थी। अब इसमें 2,13,400 जोड़ दीजिए। अगर ऑप्शन होता तो हम ऑप्शन से भी बनाते, लेकिन हम यहाँ क्लियर करके बता दें कितना आ रहा है। ये हो गया, कितना आ गया आपके पास, 6,98,400। इसके नीचे देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है औसत का। यम और उसके 3 दोस्त, मतलब 4 लोग हैं, 4 लोगों का औसत भार 65 किलोग्राम है। यम का भार उसके 3 दोस्तों के औसत भार से 8 किलोग्राम अधिक है, तो यम का भार बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मेरा तरीका क्या है कि मैं ये देखता हूं कि एक व्यक्ति है जिसका भार 8 किलोग्राम अधिक है, तो मैं कुल जो योग आता है उसमें से 8 निकाल देता हूं। तो अगर 4 लोग हैं तो 65 का 4 में गुणा करेंगे तो कुल औसत कितना आ जाएगा, 4 25 20, 4 6 24 और 24, 4 25 20 हो गया, 4 7 24, 24 और 2 26, 4 6 24 और 24 और 2 26, तो 260 हो गया।
अगर सबका 65 भार, सबका औसत भार अगर 65 था, यम और उसके 3 दोस्तों का, तो 4 लोगों का जो योग आ गया वो हो गया 260। अब आप कहेंगे कि भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत भार निकाल लीजिए। तो अगर इन 3 लोगों का औसत भार जो है कितने के बराबर है, 8 kg, नहीं 8 kg अधिक है, तो मैं क्या करता हूं, 8 kg माइनस कर दो पहले। अब 8 kg इसमें माइनस करोगे तो 10 में से 8 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2, तो कितना आ गया 252। अब आप 252 में को लेकर के 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, औसत भार का मतलब बराबर होता है। तो 252 को जब 4 लोगों में बांटेंगे तो 4 छाक 24 और 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा 63। मतलब कि 4 लोगों का औसत भार 63 आ गया। अब क्या होगा कि तो यम का भी भार कितना आया होगा, 63 आया होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 8 तो निकाल दिया था, तो 8 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8 3 11, 71 किलोग्राम। यही यम का औसत भार। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई 4 व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति का ही भार अगर अधिक है, कितना अधिक है, सबके सम में से निकाल दो, और सबके सम में से निकालने के बाद जो बचता है उसे 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दो। लास्ट में उस व्यक्ति का कितना भार बढ़ा है उसको जोड़ के उसके भार को आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन लेकर के मैं अपने YouTube चैनल पर आया हूँ। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो जो इस प्रैक्टिस सेशन से लाभ उठा सकते हैं, और जो तैयारी करने में अभी बहुत नए हैं, तो मान लीजिए अभी 1 महीना या 2 महीना 10 दिन हुआ एडमिशन लिए हुए, तो कुछ नहीं जानते हैं, तो वो भी जो है इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो उससे उनको भी लाभ होगा। क्योंकि एग्जाम तो भाई नज़दीक आ गया, कोर्स करने में आपको साल भर 6 महीने लग जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये लेकर के सेशन आया हूँ कि इस प्रकार के सवाल आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो से आप सीख करके अपने एग्जाम को दे लीजिए। फिर जो है प्रैक्टिस वाइज नए जो है चैप्टर वाइज जो है आपको बताया जाएगा, उसमें आपको और स्ट्रांग बना दिया जाएगा। क्लियर? आइए 3 सवाल हमने बोर्ड पर लिख रखा है, देखिए क्या है। एक कार्य समय का 4 क्वेश्चन है। यदि x और y एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, देखिए x और y किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, y और z उसी कार्य को, y और z उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में कर सकते हैं। z और x उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो z और x उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम लेकर के टोटल कार्य निकाल देते हैं। तो टोटल कार्य आप निकाल देंगे तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर हम कहेंगे कि 10 से 60 को भाग दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, 20 से 60 को भाग दीजिए तो ये 3 आ जाएगा, 30 से 60 को भाग दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि x और y मिलके 6 काम करेंगे, y और z मिलकर के 3 काम करेंगे, z और x मिलकर के 2 काम करेंगे। ये इनकी क्षमता। तो जब हम लोग सभी को जोड़ते हैं, अगर सबको हम जोड़ते हैं तो x 2 बार आ जाता है, y 2 बार आ जाता है, z 2 बार आ जाता है। तो जो ये 2 टाइम्स आया x प्लस y प्लस z, तो हमको ये पता चल गया कि 6 3 9 तो 11, मतलब ये सभी लोग मिलकर के 11 काम करेंगे। और इस 2 को समाप्त करने के लिए हम इसी में 2 का गुणा कर देते हैं। भाई 2 बार आ रहा है तो उसको जो है 2 से गुणा कर दीजिए। तो जहां कार्य 60 होना था, अब कार्य हो गया 120, और x प्लस y प्लस z की क्षमता कितना हो गया 11। 11 से आप भाग दे दीजिए, जितनी बार में आपका चला जाए उतनी बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 9 99 होता है, और 11 दहाई कितना होता है 110। तो 11 दहाई 110, 10 बच जाएगा, और ये हो गया इतना दिन लगेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 सही 10/11। इसके नीचे देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यह 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस
बच्चों को कराया, उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन में विषम संख्या और विषम संख्या लेके सॉल्व कराया। इस बार जो क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्या, मतलब कि सभी संख्याएं तो विषम होंगी लेकिन वो क्रम से होंगी। और जब देखेंगे काउंटिंग नंबर में तो कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 6। अब जो है जब 6 विषम संख्याएं हो गई तो मान लीजिए ये पहली विषम संख्या है, ये दूसरी विषम संख्या है, ये तीसरी विषम संख्या है, ये चौथी विषम संख्या है, ये पांचवी विषम संख्या है, ये छठी विषम संख्या है। मैंने 6 विषम संख्या लिख लिया। आप कहेंगे सर औसत तो बीच में होना चाहिए, तो चूंकि ये 3 इधर से बट जा रहा है, 3 इधर से बट जा रहा है, तो औसत बीच में आ गया यहाँ पर 44। अब क्या होगा कि आप बताइए 44 के आगे विषम संख्या क्या आता है, तो आप कहेंगे 45 आता है। 44 के पहले की विषम संख्या बताइए, आप कहेंगे 43 आता है। तो मुझे 2 संख्याएं यहाँ मिल गया, एक 45 और एक 43। एक 45 और एक 43 विषम संख्या हो गया। सबको पता है कि विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। अगर ये 45 है तो इसके आगे जाएंगे तो ये 47 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो 49 हो जाएगा। इधर पीछे जाएंगे तो 43 में से 2 घटाएंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में से 2 घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। देखिए मैंने 6 के 6 सभी विषम संख्याओं को लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो पूछा हो वो बता दीजिए। कह रहा है तीसरी विषम संख्या बताइए, तो तीसरी विषम संख्या क्या होगा, 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 43। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 43। समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, उस पे लिखो यस सर। आगे देखिए, यहाँ कहा गया है 30 छात्रों का, 30 का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, यहाँ काउंटिंग नंबर 30 है। तो 30 छात्रों की एक कक्षा में एक परीक्षा में औसत अंक 75 है। यदि 20 छात्रों ने औसत अंक 80 प्राप्त किए तो शेष 10 छात्रों का औसत अंक बताइए। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा कुल छात्र हैं 30 और इनका औसत है 75। उसमें से 30 में से जो 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत दिया गया है 80। तो जरा आप देखिए कि औसत में इंक्रीमेंट हो रहा है और इस दोनों का अंतर कितने हैं, 5 का है। तो 5 अगर औसत में इंक्रीमेंट हो गया तो किसकी वजह से हो रहा है, इन 20 छात्रों की वजह से हो रहा है। तो अगर एक छात्र जो है 5 अंक अधिक पाएगा तो 20 छात्र कितने अंक अधिक पाएंगे, तो आप कहेंगे 100। तो जब 20 छात्र जो है 100 अंक अधिक ले लिए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि शेष जो 10 छात्र थे अब उनके औसत में डिक्रीमेंट हो जाएगा कि भाई 30 ही लोग टोटल थे, तो जब 20 लोगों ने ज्यादा अंक ले लिया तो बाकी जो 10 लोग होंगे वो कम अंक पाए होंगे, तो उनकी औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये 100 अंक है, जो 100 अंक इन लोगों ने अधिक ले रखा था उसको 10 छात्रों से ही लिया होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका प्रभाव 10 छात्रों पर पड़ेगा और इसमें क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब कि जो 10 छात्र बच गए थे उनका औसत पहले जो 75 हुआ करता था उसमें 10 की कमी आ जाएगी। तो 75 तो टोटल का था, अब 10 की कमी आ जाएगी, तो शेष जो 10 छात्र हैं इनका औसत कितना हो जाएगा, 65। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या किया कि 30 छात्र थे और 30 छात्रों का औसत 75 होने का मतलब है कि प्रत्येक छात्र 75 अंक पाए हैं, सब बराबर 75 पा गए। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि यदि उसमें से 20 छात्रों का औसत अंक 80 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 20 जो छात्र 80 पा गए तो उनको पाना 75 था, 80 पा गए, इसका मतलब 5 अंक को अधिक पा गए। तो 5 अंक अधिक पाने वाले कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे 20 हैं। तो 20 बचे 100, मतलब 100 अंक इन लोगों ने अधिक उठा लिया, जिसकी वजह से बचे हुए 10 छात्रों पर प्रभाव पड़ा। तो कितने का प्रभाव पड़ेगा, तो 100 अंक जब उनका कम होगा, इसका औसत निकाला गया तो 10 आया। इसका मतलब है उन बेचारे 10 छात्रों के जो औसत पहले 75 हुआ करता था उसमें 10 की कमी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा,